अगर आप विदेशों में, खासकर गल्फ कंट्रीज में नौकरी के लिए, जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं तो कुछ बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। है फ्रेंड्स, स्वागत है आपका व्यूज बिहार में। मैं सैयद रफी एक बार फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के साथ आपकी सेवा में हाजिर हूं। आज की ये वीडियो चूंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पर आधारित है, लंबी हो सकती है, कृपया पेशेंस बनाकर देखिए, बहुत काम आने वाली है। हमारे देश के कई राज्य जैसे केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, यहां से लाखों की तादाद में हर साल जॉब करने के लिए लोग गल्फ कंट्रीज का रुख करते हैं। अकेले हम अगर अपने बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें तो बिहार से सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, जमुई, नवादा और उत्तर प्रदेश से देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, यहां के लोग काफी तादाद में हर घर से तकरीबन कोई ना कोई एवरेज गल्फ कंट्रीज में काम करता है। यहां पे क्या एक ट्रेंड सा चल गया है कि जब 10 पास हो गए, 12 पास हो गए तो चलो भाई अब क्या करेंगे, कोई काम सीख लेते हैं, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बिंग का, वेल्डिंग का, आरसीसी का, और उसके बाद से फटाफट गल्फ कंट्री चले जाते हैं। गल्फ कंट्री जाएंगे, सऊदी जाएंगे, कतर जाएंगे, ओमान जाएंगे, कुवैत जाएंगे, दुबई जाएंगे, बुर्ज खलीफा देखेंगे, क्योंकि यहाँ रह के और पढ़ाई करके भी तो कोई फायदा है नहीं, कोई तो सिविल सर्विस जॉब मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पहले से बहुत सारे टैलेंटेड लोग पढ़े हुए हैं। तो ये सोचकर कि भाई हम जाएंगे, जल्दी से पैसा कमाएंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी सैलरी मिलेगी, वहां पे एयर कंडीशन रूम मिलेंगे, अच्छा खाना मिलेगा, फिर 2 साल के बाद आएंगे, मस्त गाड़ी लेंगे, उसके बाद से फिर स्प्रे परफ्यूम मारकर लोगों में इंप्रेशन जमाएंगे, अच्छे जगह से रिश्ते आएंगे, लाइफ एकदम सेटल हो जाए। कहीं ना कहीं किसी हद तक ये बात बिल्कुल सही है। आज हमारे मुल्क में नौकरी की इतनी भारी किल्लत है, जॉब्स की इतनी ज्यादा कमी है कि यहां पे पढ़े लिखे व्यक्ति को, जो ग्रेजुएट है वो भी प्यून के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो मास्टर कर चुके हैं वो भी छोटी मोटी सरकारी नौकरियों के लिए अपना फॉर्म भरते हैं। और अगर प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने जाते हैं तो सबसे पहले कि उनकी सैलरी बहुत ही कम होती है, 8,000, 10,000। MBA किए हुए लड़कों को मैंने देखा है 6,000, 8,000, 10,000 में जॉब करते हुए। जी हाँ, ये सच्चाई है और ये बहुत कड़वी सच्चाई है। ये हमें और आपको और इस गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। तो ऐसे में लोग क्या सोचते हैं कि हम विदेश जाएंगे। अब विदेश जाने के लिए फॉरेन कंट्री की तरफ रुख तो कर नहीं सकते, क्योंकि वहां जाने के लिए हमें 8 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, सही एजेंट नहीं मिलते। लेकिन गल्फ कंट्रीज जाना बहुत ही आसान है, तो ज्यादातर लोग अभी गल्फ कंट्रीज का रुख कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें कभी भी सही एजेंट और गलत एजेंट को जज करना होगा। गलत एजेंट आपका साथ तभी तक देगा जब तक वो आपके पैसे नहीं लिया है, लेकिन सही एजेंट आपका साथ तब तक देगा जब तक आप उस कंपनी में फ्लाइट करके पहुंच नहीं जाते हैं, वहां जॉब नहीं करने। आज हम इसी मुद्दे को लेकर, इसी बात को लेकर कि जो भी व्यक्ति परेशान होते हैं कि हमें सही एजेंट कहां से मिलेंगे, सही ऑफिस कहां पे है और किस तरह से क्या प्रोसेस है गल्फ कंट्रीज में जॉब करने के लिए, आज हम इस वीडियो में आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर बेल आइकन आप प्रेस नहीं कीजिएगा तो हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक नहीं मिलेगी। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। अब जैसे ही आप खुद को रेडी कर लेते हैं कि अब हमें गल्फ कंट्री में ही जाकर नौकरी करनी है, तो सबसे पहले आपको यह तय कर लेना होगा कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, यानी आप किस काम में जाना चाहते हैं, उस काम की आप ट्रेनिंग लेना शुरू कर दें। जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो टेक्निकल का कोर्स करें, कहीं पे काम करके, कहीं पे किसी के साथ काम करके उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वो काम सीख सकते हैं। अगर आपको HR में जाना है तो उसके लिए आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उस हिसाब से बना लें। ये कंप्लीट होने के बाद जो सेकंड स्टेप है वो है कि आप अपना डॉक्यूमेंटेशन यानी CV कंप्लीट कर लें। अब CV में क्या क्या होता है, तो रिज्यूमे होता है। सबसे पहले एक अच्छा रिज्यूमे बनाएं, उसके बाद से अपनी पासपोर्ट की कॉपी आगे पीछे की, और अगर आप गल्फ में जा चुके हैं, एक्सपीरियंस है, तो उसके वीजे का भी कॉपी, और अगर आपके पास एक पुराना कॉपी है तो वो भी उसमें अटैच करें। उसके बाद से आपने अगर कहीं काम कर रखी है तो उसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो उसमें अटैच करें। अगर आपने कहीं टेस्ट मारा हुआ है, जिसको ट्रेड टेस्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, अगर वो भी आपके पास है तो उसको अटैच कर दे साथ में। उसके बाद का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास कोई है तो वो सर्टिफिकेट, सबका जेरॉक्स करा के आप पिनअप कर लें, उसे CV कर लें। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है कि हम वैकेंसी कहां सर्च करें। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है कि हम वैकेंसी कहां सर्च करें। तो दिल्ली में जो है वहां तो वो लोग सब एजेंट्स रखे हुए हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर लेकर आप पता कर सकते हैं कि आपके पास कोई वैकेंसी है कि नहीं। अगर आपको वो कहता है कि जी हाँ वैकेंसी है, तो पता कर ले कि ये कौन सी ऑफिस में है, कब क्लाइंट, कब डेलीगेट आने वाला है,
कब इसके इंटरव्यू होने वाले हैं, कौन सी कंपनी है, वगैरह वगैरह। अगर आप मुंबई में हैं तो मैं आपको बता दूं कि मुंबई में सैटरडे और वेडनेसडे को असाइनमेंट अब्रॉड नाम का एक पेपर आता है जिसमें गल्फ से ही रिलेटेड पूरी वैकेंसियां होती हैं। आप अगर मुंबई गए हैं ट्राई करने के लिए तो आप असाइनमेंट अब्रॉड सैटरडे और वेडनेसडे को जरूर परचेस करें। उसके बाद आप ये चेक करें कि आपका जो जॉब है, आपका जो काम है, वो किस ऑफिस में और किस कंट्री के लिए उसमें निकाला गया है। उसके बाद आप उसे टिक आउट करें और ऑफिस को चेक करें। जिस ऑफिस में वो वैकेंसी आया है उस ऑफिस का रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक उस वैकेंसी के नीचे, उस ऑफिस के नीचे बारीक सा दिया रहता है। बहुत सारे लोग वो रजिस्ट्रेशन नंबर चेक नहीं करते हैं। मुझे मालूम है कि जो मैं बातें बता रहा हूं, बहुत सारे पुराने लोग जो काम कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें ये सारी बातें मालूम होगी। लेकिन आज भी लाखों की तादाद में स्ट्रगलर है जो विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आप जान लें कि जो भी असाइनमेंट अपग्रेड में ऑफिस बताया गया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर उसके नीचे दिया गया रहता है, आप चेक कर लें। और मैं आपको बता दूं कि जिसका रजिस्ट्रेशन 1000+3 या फिर 1000+5 हो, वो ऑफिस वो एजेंट ठीक ठाक होते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस ऑफिस के बारे में पता ही नहीं करें, 1000+3 देख लिए, 1000+5 देख लिए और उसके बाद से अपना सीवी लिए और चले गए और फिर उसके बाद से आप किसी स्कैम में फंस गए। नहीं, 1000+3 1000+5 देखने के बाद ही जाए। अगर 3/2 और 3/2 इस तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर आता है तो उसमें तो जाए ही मत, उसमें तो भूल के भी मत जाए। हाँ, 1000+3 1000+5 देखने के बाद आप उस ऑफिस में जाए, लेकिन उसके बारे में भी पता कर ले कि अभी उसका क्या रिप्यूटेशन है, अभी वो किस तरह से काम कराता है, अभी उसका किन किन कंपनियों से टाई अप है, वगैरह वगैरह। कितने लोगों का वो रेशियो फ्लाइट कराता है, कहीं किसी को डिले तो नहीं करता है, कहीं ज्यादा देर तक फ्लाइट, कहीं ज्यादा दिनों तक पासपोर्ट और पैसे फंसाए तो नहीं रखता है। ये सारी चीजें, कहीं फॉल्स और फेक मेडिकल तो नहीं कराता है। ये सारी चीजें उस एजेंट के बारे में आप अच्छी तरह से पता कर लें। उसके बाद आप वहां जाएं और रिसेप्शन पे अपना सीवी दें और ये पता करें कि ये किस कंपनी के लिए वैकेंसी आया हुआ है। कंट्री तो आपको देखने को मिल जाएगा पेपर में, ज्यादातर एजेंट्स पेपर में वैकेंसी में कंपनियों का नाम मेंशन नहीं करते हैं, कुछ एजेंट्स के अलावा। रिसेप्शन पे अपना सीवी जमा करते वक्त ये जरूर पूछ लें कि ये कौन सी कंपनी है और इसका इंटरव्यू किस डेट में है और कहां है। आमतौर पे इंटरव्यू जो होता है, डेलीगेट्स इंटरव्यू जो होते हैं, वो अभी ऑफिस में नहीं हो रहे हैं, वो किसी बड़े इंस्टीट्यूट में होते हैं। जैसे मुंबई में रवाले में आपका अनूप टेक इंस्टीट्यूट है, या फिर आयशा ट्रेड टेस्ट है, या फिर शालीमार है, या फिर किसी 3 स्टार होटल में, कभी कभी 5 स्टार होटल में भी इंटरव्यूज रखा जाता है डेलीगेट्स के साथ। तो आप इस चीज को पता कर लें, उनसे डेट ले लें, और अगर वो पासपोर्ट मांगते हैं तो पासपोर्ट आप दे सकते हैं, लेकिन उनसे पासपोर्ट का रिसीविंग जरूर लें। अगर कोई आपको पासपोर्ट लेकर पासपोर्ट का रिसीविंग नहीं दे रहा है, उसे बिल्कुल भी पासपोर्ट न दे। कंपनी पता करने के बाद जब आप वापिस आते हैं रूम पे, उसके बाद 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता या 15 दिन का टाइम मिलता है आपको इंटरव्यू के लिए। उस दौरान आप अपने फ्रेंड से जो गल्फ कंट्री में रह रहे हो, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोगों के रिलेटिव्स भी रहते हैं, तो जो उस कंट्री में पहले से रह रहे हो, आप फोन करके किसी भी तरह से उनसे पता कर लें कि मैं इस कंपनी के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हूं, मैंने अपना सीवी पासपोर्ट जमा कराया है, आप जरा प्लीज इस कंपनी के बारे में पता करें कि इस कंपनी के कितने साइट्स चल रहे हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने मैन पावर्स है लगभग अप्रोक्सीमेटली। इस तरह की इस कंपनी में फूड जो है कंपनी की तरफ से मिलता है या अपना होता है, एकोमोडेशन देता है या फिर अपना होता है, लीव कितने दिनों पे कितने सालों पे लीव देता है, लीव सैलरी देता है कि नहीं देता है, मेडिकल और इंश्योरेंस देता है कि नहीं देता है। इस तरह की बातें जो है अपने मित्र से बोले कि आप उस कंपनी में जाए और उस कंपनी में काम करने वाले वर्कर से बात करके पता कर ले। उससे क्या होगा कि आपको जेन्युइन चीजें मालूम पड़ेगा। क्या है कि ये सारी चीजें इंटरव्यू के वक्त डेलीगेट से भी आपको पूछना है, डेलीगेट से आपको भी कंफर्म करना है, लेकिन डेलीगेट्स हो सकता है कभी कभी आपको जो नहीं हो वो भी आपको बता दें। जैसे कई कंपनियों में मेडिकल सुविधाएं नहीं रहती हैं, एकोमोडेशन भी कभी कभी नहीं मिलता है, खाना भी मेस का नहीं होता है, आपको खुद बना के खाना होता है, सैलरी में ही खाने का पैसा होता है। तो इस तरह की बातें जो है बहुत ही मायने रखती है। तो आप जो है डेलीगेट से और अपने लोगों से, दोनों से बिल्कुल सुनिश्चित कर लें जिस दिन इंटरव्यू है
एकदम सुबह ही आप इंटरव्यू लोकेशन पे पहुंच जाए, क्योंकि बहुत हजारों की तादाद में लोग होते हैं, लंबी लंबी लाइनें होती है। अगर आप वक्त पे नहीं पहुंचेंगे तो आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। और डेलीगेट जो होते हैं वो कभी कभी सेम डे में या फिर 2 दिन के लिए आते हैं, हो सकता है आपका नंबर ना आए, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके आप इंटरव्यू में पहुंचने की कोशिश करें। अब इंटरव्यू में जाने के बाद आपका जब नंबर आता है तो बिल्कुल माइंड को फ्री रखें, किसी तरह का टेंशन न ले और रिलैक्स होकर कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू को फेस करें। क्लाइंट जो भी पूछे आप उसे सही सही जवाब दें। लेकिन अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब नहीं भी मालूम है तो आप घबराए नहीं, कुछ ना कुछ रिलेटेड जवाब आप जरूर दें, एकदम से चुप न लगाएं। जी हाँ, बड़ा अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन ये एक बहुत ही काम की बात है आपके लिए कि जब इंटरव्यू देने जाते हैं और जो सवाल करते हैं क्लाइंट, कभी कभी सब कुछ हर एक आदमी को नहीं मालूम होता है, तो ऐसे में खामोश हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, तो डेलीगेट्स को लगता है कि इसे कुछ नहीं मालूम है। लेकिन आप अगर कुछ ना कुछ रिलेटेड जवाब दे देंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं, एटलीस्ट ये एक्टिव तो है, इसका माइंड तो एक्टिव है, इसका दिमाग तो शार्प है, तो आपको वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा चांसेस होता है। लेकिन अगर आप आंसर ही नहीं देंगे तो बिल्कुल आपको रिजेक्ट कर देंगे। और अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद से, पहले तो क्या होता था कि इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद से आपको तुरंत मेडिकल का स्लिप दे दिया जाता था, जाइए भैया मेडिकल कराइए, घर जाइए और वीजा आने का वेट कीजिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा। आप ध्यान रखिएगा कि इंटरव्यू के बाद अगर कोई ऑफिस वाला एजेंट आपसे कहता है कि ओके जाइए मेडिकल कराइए, तो आपको नहीं जाना है। आपको इसलिए मेडिकल कराने नहीं जाना है क्योंकि उससे पहले आपको उससे ऑफर लेटर का डिमांड करना है। पहले 10 साल 15 साल पहले ऑफर लेटर का सिस्टम नहीं था, तो वो लोग तुरंत मेडिकल का स्लिप दे देते थे और उसी पे कंपनी वीजा भेज देती थी। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, बहुत सारी चेंजेस हुई है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी और वहां गल्फ कंट्रीज में भी। तो ऑफर लेटर के बिना आप मेडिकल ना कराएं, बल्कि ऑफर लेटर का डिमांड जो है आप डेलीगेट से कर लें। जब डेलीगेट आपका सिलेक्शन कर ले तो आप बोले कि सर प्लीज प्रोवाइड मी ऑफर लेटर, और उसके बाद ऑफर लेटर जब वो दे देते हैं तो उसमें सब कुछ मेंशन रहता है कि आपका जॉब क्या है, कितने दिनों का कॉन्ट्रैक्ट है, मेडिकल की फैसिलिटी वहां पे दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, आपका प्रोहिबिशन पीरियड कितने दिनों का है, कितने महीने का है, आपको लीव कितने दिनों पे दी जाएगी, कितने सालों पे दी जाएगी, लीव पेमेंट साथ में दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, टिकट जो है 2 वे दिया जाएगा या 1 वे दिया जाएगा या फिर टिकट नहीं भी दिया जाएगा। ये सारी चीजें आप ऑफर लेटर में मेंशन होती है। वो ऑफर लेटर आपको बड़ी काम आती है अगर आपके साथ गल्फ में जाने के बाद धोखा होता है। तो अगर कंपनियां आपको यहां कुछ और कहती है और वहां कुछ और कहती है तो ऑफर लेटर आपको बहुत काम आ सकता है। इसके बाद अगर एजेंट्स कहते हैं कि नहीं अभी आपका शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आएगा उसके बाद हम मेडिकल कराएंगे, तो ये बात बिल्कुल सही है। आजकल कंपनियां क्या कर रही है, डेलीगेट्स क्या कर रहे हैं कि अगर 100 आदमियों की जरूरत है वो 1000 आदमियों को सिलेक्शन करते हैं और फिर वो अपने कंपनी में जाते हैं और वहां पे एचआर के लोग मिलकर उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं और वो 1000 में से 100 लोगों को शॉर्टलिस्ट करके उस एजेंट के पास लिस्ट भेजते हैं। कभी कभी 10-10 करके भेजते हैं, कभी कभी एक ही बार भेज देते हैं। फिर वो एजेंट्स आपको कॉल करता है कि आपका शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आ गया है, आप आके मेडिकल कराइए। तब आप जाइए और फिर ऑफर लेटर लेने के बाद मेडिकल कराइए। मेडिकल से रिलेटेड मैं आपको यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूं। सऊदी, कुवैत और ओमान, सऊदी, कुवैत और ओमान के लिए आपका गमका का ही मेडिकल होता है। अगर कोई एजेंट्स आपको सऊदी, कुवैत और ओमान के लिए गमका के मेडिकल के अलावा किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल का स्लिप देता है कि आप जाइए वहां मेडिकल करा के लेकर आइए, तो आप हरगिज मेडिकल ना कराइएगा। इसका मतलब यह है कि आपका नाम नहीं आया है और वो मेडिकल कराकर उसमें से कमीशन खाने के लिए 50% कमीशन खाने के लिए फेक मेडिकल करा रहा है। आपका कोई कंपनी की तरफ से नाम नहीं आया है। दुबई और कतर के लिए गमका के अलावा मेडिकल होते हैं, तो वहां के लिए अगर कह रहा है गमका के अलावा किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में तो आप करा सकते हैं। मेडिकल फिट होने के बाद आपसे वो एडवांस का डिमांड करते हैं, एडवांस दिया जाता है। एडवांस उनके लिए एक सिक्योरिटी मनी होती है कि वीजा आने के बाद आप कहीं वहां फ्लाइट करने से मुकर ना जाए और उनका वीजा वेस्ट ना हो जाए, बेकार ना हो जाए और कंपनी में उनकी इमेज खराब ना हो जाए। इसके लिए सिक्योरिटी मनी एडवांस के तौर पर वो आपसे लेते हैं। लेकिन हम आपको यहां बता दें कि सिक्योरिटी मनी यानी एडवांस जो है आप कभी भी 50% ना दें। आपका 60,000 में बात हुआ है या फिर 50,000 में बात हुआ है या फिर 40,000 में या फिर 30,000 में, वीजे का चार्ज जो भी बात हुआ है
उसका आप 5 से 10% ही एज ए एडवांस उनके पास जमा कराएं। क्योंकि हो सकता है कि आपने जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया है और जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं वो मेडिकल के बाद भी वीजा ना भेज पाए। बहुत सारे आजकल तो बहुत ही ज्यादा ऐसा हो रहे हैं कि गेम फेल हो जा रहे हैं। गेम फेल होने के बाद अगर आप ज्यादा एडवांस की रकम दिए होंगे तो वो एजेंट्स, वो ऑफिस वाले आपको रिटर्न करने में बहुत संकोचित होंगे, क्योंकि ज्यादा अमाउंट, जाहिर सी बात है, कोई भी रिटर्न नहीं करना चाहता। वो आपको बोलेंगे कि आप रुक जाइए, 1 महीना और रुक जाइए, 2 महीना और रुक जाइए, 6 महीना हो जाता है, साल भर हो जाते हैं, 1.5 साल हो जाते हैं। आपको एडवांस नहीं रिटर्न करने की वजह से अटकाए जाते हैं, झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। इस तरह से आपका महीनों साल खराब हो जाते हैं। एडवांस जो है 5,000 10,000 इससे ज्यादा ना दें। इसके बाद 1 महीना या फिर 1.5 महीना या फिर 2 महीना या फिर कभी कभी 15 दिन, जितने दिन के बाद भी आपके पास अगर आपका एजेंट का कॉल आता है कि जी आपका वीजा आ गया है, आप आ जाइए पूरा पैसा लेकर, आपका इस दिन का टिकट है और फ्लाइट है, तो आप सबसे पहले उससे कहिए कि जी आप वीजे का जो है कॉपी मेल कीजिए। आप वीजा जो है स्कैन करके मुझे मेल कीजिए। अगर वो अच्छा एजेंट होगा तो आपको कॉपी जरूर मेल करेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आप जब तक वीजा मेल नहीं करेंगे तब तक हमारे घर वाले पूरे पैसे नहीं देंगे, वो वीजा देखने के बाद ही पैसे देंगे। वो मेल कर देते हैं, ज्यादातर मेल कर देते हैं, जो फेक होगा वही मेल नहीं करेगा। मेल जब आपके पास वीजा आ जाए तो आप जो है अभी ऑनलाइन बहुत सारी सुविधाएं मौजूद है वीजा चेक करने की कि क्या ये वीजा वाकई असली है या नहीं है, कहीं ये वीजा फेक तो नहीं है, कहीं ये स्टिकर वीजा तो नहीं है। आप वीजा आने के बाद वीजा नंबर से किसी भी तरह से, अगर आपको नहीं पता है, नियरेस्ट साइबर कैफे में जाए, वहां जाकर आप कहेंगे तो आपका वीजा ऑनलाइन चेक करके बता देंगे कि हाँ वाकई ये वीजा आपके नाम पे इश्यू है इस कंट्री के लिए या फिर नहीं है। के बाद ही आप उस एजेंट को पूरी फीस दें जो फीस तय हुई है और उससे टिकट पासपोर्ट ले। लेकिन उस वक्त एक और चीज साथ में लेना ना भूले, वो है एग्रीमेंट। जी, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, मेडिकल वगैरह हो जाता है, उस वक्त एक एग्रीमेंट साइन करा जाता है, या फिर टिकट और पासपोर्ट देने के वक्त वो एग्रीमेंट साइन कराते हैं, तो आप उस एग्रीमेंट की कॉपी लेना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, वहां जाने के बाद बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो यहां कुछ और कमिटमेंट करती हैं, ऑफर लेटर भी आपको देती है, लेकिन फिर भी वहां जाने के बाद आपको वो सारी सुविधाएं, वो सैलरी नहीं मिलता है, क्योंकि वो कंपनी ठीक नहीं होती है, वो कंपनी फ्रॉड होती है, या फिर कभी कभी कंपनी नहीं होती है। पता चलता है कि एक स्पॉन्सर है और 3-4 लोगों को लेकर काम करता है, तो जब उसको काम मिला आपको सैलरी दिया, जब काम नहीं मिला सैलरी नहीं दिया, खाने के भी दिक्कत हो जाते हैं, रहने का भी सही से नहीं देता है। तो ऐसे में आपके पास अगर एग्रीमेंट की कॉपी रहेगी तो आप उस देश में जो भी भारत का एम्बेसी है, हमारे देश की जो भी एम्बेसी है या फिर कंसुलेट है, वहां जाकर उस एग्रीमेंट के जरिए आप अपनी परेशानी रख सकते हैं और इससे आपका समाधान हो सकता है। लेकिन आपके पास अगर कोई प्रूफ ही नहीं रहेगा, एग्रीमेंट ही नहीं रहेगा, ऑफर लेटर ही नहीं रहेगा, आप क्या साबित करेंगे कि आपका कितना सैलरी तय हुआ था और क्या क्या फैसिलिटीज की बात हुई थी। और फाइनली कंपनी में जाने के बाद, फ्लाइट करने के बाद, आप इस बात का ध्यान रखें कि हर कंपनी के तरफ से कुछ प्रोबेशन पीरियड होते हैं। ये वहां का लॉ के अनुसार होता है। किसी कंपनी में 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है और किसी कंपनी में 6 महीने की प्रोबेशन पीरियड होती है, उसकी जो अपनी पॉलिसी है उसके अनुसार। प्रोबेशन पीरियड उसे कहते हैं जो शुरुआत के दिनों में 3 महीने की या 6 महीने की जो भी प्रोबेशन पीरियड है, उन दिनों में आपसे अगर कोई छोटी से छोटी चूक हुई, किसी भी तरह की कोई गलती हुई, तो आपको बिना मुआवजा दिए हुए, बिना कोई सैलरी दिए हुए, बिना नोटिस पे दिए हुए आपको टर्मिनेट करके वापस इंडिया भेज सकती है। तो उन प्रोविजन पीरियड में आपको बहुत ही एहतियात के साथ काम करना है। ड्यूटी तो बिल्कुल ही अपसेंट नहीं करना है और किसी भी तरह के लोगों के बहकाव में आकर इलीगल काम जैसे स्ट्राइक वगैरह हो गया या फिर सैलरी के लिए काम पर नहीं जाना, इस तरह के हद करने में कभी भी नहीं पड़ना है। प्रोविजन पीरियड पूरा होने के बाद भी मेरी ये दुआ है कि आप अच्छे से काम करें, लेकिन स्पेशली प्रोविजन पीरियड तक आपको बहुत ही ध्यान और एहतियात से काम करना होगा, क्योंकि आप
अपना पैसा इन्वेस्ट करके गए हैं, 60,000 70,000 तो सिर्फ चार्ज लगते हैं। उसके अलावा जो आप स्ट्रगल के दौर में खर्च किए हैं वो, उसके अलावा और सारी एक्सपेंसेस जो जाने के दौर में उस दरमियान में होती है, वो सारी मिलाकर लाख रुपये से ऊपर आपका एक्सपेंस हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप सही से जॉब नहीं करेंगे तो फिर आपके घर वाले या फिर आप परेशान हो जाएंगे। दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आज की इस जानकारी के बाद आपके सारे डाउट्स गल्फ कंट्री से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो तो सैयद रफी आपके लिए हाजिर है। आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने सवाल करें, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज मैं ये बात बताते चलूं कि व्यूज बिहार की तरफ से अब एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अगर आपको विदेश जाने से पहले या विदेश जाने के बाद किसी भी तरह की कोई परेशानी हो रही हो, जैसे कोई एजेंट्स आपसे चीटिंग कर लिया हो, आपके पासपोर्ट और पैसे फंसा दिया हो, या फिर वहां पे कंपनियां आपको सैलरी ना दे रही हो, घर भी नहीं आने दे रही हो, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, कोई सुनवाई नहीं हो रहा हो, तो आप ऐसे में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एक वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से जहां तक हो सकेगा आपकी सहयोग करने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर बुलंद करने की कोशिश करेंगे, आपको इंसाफ दिलाने का कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं कि आज की ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन चूंकि ये कुछ मुद्दा ही ऐसा था जिसके वजह से लंबी वीडियो बनानी पड़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं कि सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, लाइक कर दें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से फायदा उठा सके। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी सेहत का खूब ख्याल रखें, क्योंकि जो फिट है वही हिट है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।